सभी ऑनलाइन हम कर सकते हैं। अभिजीत जी आप शुरू कीजिए। जी, अब मुझे जो अपना वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सभी को आज के माई एनईपी के इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। मैं अभिजीत महाला, मैं जेएनयू का शोध का छात्र हूँ और एवीपी का कार्यकर्ता हूँ। मैं अभी माई एनईपी में जो प्रोग्राम चल रहा है नेशन वाइड, उसका भी सेंट्रल सेक्रेटरी में कार्य करता हूँ। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि माई एनईपी एक ऐसा नेशन वाइड कंपटीशन प्रोग्राम है जिसके थ्रू 3 कैटेगरी में 5 टाइप का कंपटीशन रख के हम लोग पूरे देश भर में एक माई एनईपी का अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, और जिसका शुरुआत हुआ था माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के हाथ से 11 सितंबर को। और उसी दौरान हम लोगों के मध्य विशेष अतिथि प्रोफेसर टीवी कट्टामनी जी उपस्थित हैं, जिन्होंने एनईपी के ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर रह चुके हैं और केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति साहब हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा समालोचक है, बहुत बड़े कवि है, उसके साथ साथ बहुत बड़े अनुवादक भी है, बहुत बड़ा समाज चिंतक। उनके उपरंत उन्होंने सबसे बड़ी जो है एक बहुत बड़ा दायित्ववान अधिकारी भी है। उनके नाम से 10 से ज़्यादा किताब एंड 100 से ज़्यादा आर्टिकल उनके नाम पे हम लोग देख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर का जो अवार्ड्स है उनके नाम पे बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहता हूँ, जैसे कि इफ्को का राजभाषा सम्मान, गंगा शरण सिंह नेशनल अवार्ड्स, MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्रिएटिव ट्रांसलेशन अवार्ड, कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले साहित्य रत्न, इसके उपरांत हरिशंकर आदेश साहित्य चंद्रमणि समन। ऐसा कुछ जो नाम जाना सम्मान उनके नाम पे है। आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट, आपका बहुत ज़्यादा समय आपके एनईपी के ड्राफ्टिंग कमेटी में बिताए हैं। आप पहले मध्य प्रदेश के नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक का कुलपति रह चुके हैं। अभी आप सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश कुलपति स्तर से कार्यरत है। माई एनईपी के तरफ से मैं अभिजीत माला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ सर आप कुछ हम लोगों के बीच अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, विद्यार्थी भारती की ओर से आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। ऑन पार्ट ऑफ माई एनईपी, मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा पर अपनी बातें रखने की कोशिश करूँगा। मुझे क्षमा करिए, मेरे कारण देर हो गई। मैं चेक इन में फंस गया था और मैं यात्रा में हूँ, इसलिए मुझे एयरपोर्ट से बात करनी पड़ रही है और कभी कभी आवाज़ की तकलीफ़ है। आप जैसे मुझे आपने सहन किया है अब तक, इसको सहन करते हुए हम बात करेंगे। भारत की अपनी ज्ञान परंपरा है, लिखित परंपरा है और अलिखित परंपराएं हैं। कृषकों की अपनी परंपराएं हैं, जनजातियों की अपनी परंपराएं हैं, स्त्रियों की अपनी परंपराएं हैं और हमारा देश समृद्ध परंपराओं का देश है, जहाँ हर आदमी अपने आप में शिक्षित है, हर आदमी अपने आप में ज्ञान रखता है, हर महिला अपने आप में वो
दवा करती है और वो खाना पकाती है और कपड़ों को साफ करती है, कृषि कार्य में भाग लेती है, वो घर में काम करती है और फिर वो कार्यालय में काम करती है। मतलब हमारे देश में जितनी भी समझिए सफ़ेद क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, इन सभी सामाजिक क्रांतियों का मतलब बहुत बड़े बदलाव का कारण हमारे देश में महिलाएं हैं। मतलब महिला उनकी अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा है। इस ज्ञान परंपरा में हम देखते हैं वेदों की अपनी ज्ञान परंपरा है, उपनिषदों की ज्ञान परंपरा है, पंचतंत्र की अपनी ज्ञान परंपरा है, रामायण महाभारत एक परंपरा को लेकर वो चलते हैं, एक सामाजिक मूल्य को लेकर चलते हैं, संयुक्त परिवार का एक संदेश लेकर चलते हैं, अच्छे और बुरे के बीच के युद्ध को लेकर चलते हैं और ये संदेश देते हैं कि जो अच्छा करते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं, जो बुरा करते हैं हमेशा उनका पतन निश्चित है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा लगातार इस तरह का संदेश हमारे समाज में देते आ रहे हैं। अब एक आयुर्वेद की अपनी एक ज्ञान परंपरा हमारे पास है, जहाँ साइड इफेक्ट की कभी बात नहीं होती। आयुर्वेद अपने आप में एक पूर्ण वैद्य है। आयुर्वेद अपने आप में एक पूर्ण उपाय है। आयुर्वेद किसी जाति धर्म से हमारे देश में जुड़ा हुआ नहीं है और या शिक्षा से वो जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट से आयुर्वेद जुड़ा हुआ नहीं है। ये लोगों से जुड़ा हुआ आयुर्वेद है। वनोपनिषद वन और औषधियों की अपनी एक परंपरा है। वन से जो जड़ी बूटियां मिलती हैं, जो पत्ते मिलते हैं, जो जड़ें मिलती हैं, जो फल मिलते हैं, जो कच्चे फल मिलते हैं, इन सब का अपने आप में कई तरह से हमारे लोग इसका उपयोग करते आए हैं, इसका प्रयोग करते आए हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसका कोई कम खर्च होता है या नहीं होता है। ये ऐसी परंपराओं को अब आहार विहार की परंपरा हमारे पास एक अद्भुत वो ज्ञान परंपरा है। किस समय में कौन सा खाना खाना चाहिए, किस समय में कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में वो अपने आप में निहित है। लेकिन हम सब ये भूल गए अंग्रेजों के कारण से। हम सब ये अब देखिए उसको नकारा हमने, क्योंकि हमें ये बताया गया इसका कोई मूल्य नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये केवल अभी इस तरह का अविश्वास अंग्रेजी विद्या ने इस तरह का एक अविश्वास अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाल दिया और हम अपनी परंपरा को, अपने विश्वासों को, अपने अपनी अच्छी बातों को हम भूल गए, नकारने लगे। हम खुद अपने को खंडन करने लगे, विखंडन करने लगे, कहने लगे ये मूढ़ विश्वास है, ये अंधविश्वास है, जिसके कारण से आयुर्वेद परंपरा विलुप्त होने लगी। लेकिन वो आयुर्वेद परंपरा लगातार थी, लगातार है, लगातार रहते हुए अब हमको मालूम हुआ कि भारतीयों की जो हम लोगों की जो आयुर्वेद परंपरा है वो बाहर नहीं है, वो अपने घर में है, वो अपनी रसोई में है, अपने चोखे में है। और इस ज्ञान परंपरा को हमको दोबारा लहसुन के माध्यम से, प्याज के माध्यम से, प्याज न खाने के माध्यम से, अदरक के माध्यम से और तुलसी के माध्यम से, मतलब काली मिर्च के माध्यम से, लौंग के माध्यम से हमारा आयुर्वेद लगातार हमारे किचनों में, हमारे रसोई में ये जीवंत है। हमारी माँ, हमारी स्त्रियाँ, हमारी बहनें लगातार इसका प्रयोग करते आए हैं। और हल्दी हल्दी एक अद्भुत दवा है आयुर्वेद में, अद्भुत दवा है अपनी किचनों में, और अद्भुत दवा है भारत में। गांव के लोग, हमारे देश में शहर के लोग, हम बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष, हर धर्म के लोग हल्दी का उपयोग हम खांसी के लिए उपयोग करते हैं या गले को साफ करने के लिए उपयोग करते हैं, ज्वर को, बुखार को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। अब कहा जाता है कि कोविड-19 में
रात में सोते वक्त गर्म दूध में या दूध नहीं है तो गर्म पानी में हल्दी मिलाकर पीने से गला साफ रहता है। और कोविड के जितने भी शुरुआती असर होते हैं, यदि ये शुरुआती असर हैं तो अपने आप गायब होते हैं। जनजाति हमारे देश में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। हर हर राज्य में, हर क्षेत्र में हैं। केंद्रीय भारत में, सेंट्रल इंडिया में उनकी बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी है। उनकी जड़ी बूटियों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, नहर के साथ, नदी के साथ, जंगल पहाड़ों के साथ इन लोगों का अपना एक अटूट संबंध है। अटूट संबंध रहते हुए, खूंखार जानवरों के साथ रहते हुए उन लोगों ने इस तरह का एक समृद्ध परंपरा उन लोगों की उन्होंने बना ली है। उनकी एक समृद्ध परंपरा कला की है, आयुर्वेद की है, जड़ी बूटियों की है, फलों की है और मिलेट्स की है। इतना ही नहीं, जीव जल में रहने वाले जीवों का उनका एक ज्ञान है, उनकी एक अपनी ज्ञान परंपरा है। फलों की एक ज्ञान परंपरा है और बीजों के बारे में उनकी एक ज्ञान परंपरा है। पानी के रख रखाव, बरसाती पानी को कैसे बचा कर रखने की परंपरा और जैसे जंगल में रहते हुए पानी का बचाव किया जा सकता है, जानवरों को हमेशा 12 महीने पानी मिलना चाहिए, इस तरह की ज्ञान परंपरा उन लोगों में है। और जो अन्य देशों में दरअसल बात यह है कि ज्ञान को शिक्षा के साथ वहाँ जोड़ा जाता है। हमारे देश में शिक्षा और ज्ञान परंपरा का बहुत सीधा संबंध नहीं है। जो आदमी जिनके पास भारतीय ज्ञान परंपरा है वो शिक्षित भी हो सकता है या उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं हो सकता। अब ये अंग्रेजी जो शिक्षा ने हमको ये सिखाया है, जिनके पास डिग्री नहीं है, जिनके पास पदवी नहीं है, जिनके पास वो जो कॉलेज नहीं गया, स्कूल नहीं गया, उनको हम शिक्षित मान नहीं सकते। ये अभी भारतीय ज्ञान परंपरा ने ये गलत सिद्ध किया है कि क्योंकि हमारी महिलाएं, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन घर में किसी को खांसी हुआ है, उनको क्या खाना खिलाना चाहिए, किसी को बुखार हुआ है, उनको क्या खाना चाहिए और बुजुर्गों को क्या खाना खिलाना चाहिए, सुबह क्या खिलाना चाहिए, दोपहर में क्या खिलाना चाहिए, रात में क्या खिलाना चाहिए, उस महिला को ये मालूम रहता है। हर एक के लिए वो एक काम एक ही समय में 10 काम करती है। ये शक्ति, ये बुद्धि उनके पास, ये मैनेजमेंट की ताकत उस महिला के पास कैसे आई? क्योंकि ये उनके पास ये ज्ञान परंपरा उनके डीएनए में अपने आप आई है। और उस महिला को यदि हम कहेंगे, इस महिला को हम कहेंगे, इस माँ को हम कहेंगे ये अनपढ़ है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। लेकिन हम अंग्रेजी लोग भारत में आने के बाद तुरंत हमारी मानसिकता को उन्होंने जो बदल दिया, जिसके कारण से हम उन माँओं को, उन स्त्रियों को कहने लगे वो पढ़ी लिखी नहीं है। ये अब हमको ये मानना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा नीति 2020 ने इसका प्रतिपादन किया है। ज्ञान, नॉलेज हर एक के पास होता है और दो तरह के लोग होते हैं, एक सर्टिफिकेट होल्डर ज्ञानी और एक सर्टिफिकेट के बगैर भी ज्ञान रखने वाले। जो सर्टिफिकेट होल्डर है, ज्ञानी है, वो ट्रेंड होते हैं, लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, माओं के पास, जनजातियों के पास, कई ग्रामीण लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन बहुत अद्भुत अनुभव है, बहुत अद्भुत ज्ञान परंपरा है और वो उसको एप्लीकेबल रूप में उसका उपयोग करते रहते हैं। अब देखिए, उनका वो व्यापार नहीं है, वो समाज उपयोगी है। वो 1 पैसे लिए बगैर या 1 पैसे लेकर, 10 रुपए लेकर वो दवा दारू करते हैं, वो खाना खिलाते हैं, जिससे और एक बार उनकी जो ज्ञान परंपरा रखने वाले लोगों की दवा खाएंगे तो उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। इसीलिए NEP
2020 ने हमको ये सिखाया है, ये दोनों विज्ञानियों को हमको मिलाने की ज़रूरत है। ये दोनों मिलकर रिसर्च करें, संशोधन करें और ये एप्लीकेबिलिटी सोसाइटी को इसका प्रभाव कैसे होगा, कम पैसे में या कभी-कभी बिना पैसे खर्च किए हुए हम समाज में इसका उपयोग कैसे करेंगे और लोगों पर इसका परिणाम क्या होगा। केवल इतना ही नहीं, इस परंपरा को हमको आगे बढ़ानी है। ये जो ओरल ट्रेडिशन की ज्ञान परंपरा है समाज में, इसको हमको टेक्स्ट बुक्स में लाना होगा, पाठ्यक्रम में लाना होगा। हमारे शिक्षकों को इसमें ट्रेनिंग दिलानी होगी। हम ट्रेनिंग दिलाएंगे, हम शिक्षक ये लिखित ज्ञान परंपरा को स्वीकार करने में, इसमें रिसर्च करने में, इसको प्रूव करने में कि यस, इसमें ये तत्व है, ये आयुर्वेद के तत्व है, ये गुणकारी तत्व हैं, ये हितकारी तत्व हैं, ये विज्ञान है, ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये आयुर्वेद है, ये गुण है, जिसके कारण से रोग निदान होता है, जिसके कारण से आदमी ये गोली लेने से, ये जड़ लेने से, ये पत्ते खाने से, ये बूटी खाने से, इसकी फलियां खाने से, इसके फूल खाने से वो आदमी ठीक होते हैं। इसका कारण ये वैज्ञानिक कारणों को हमको बताने की ज़रूरत है। ये NEP 2020 ने हमको सिखाया है। NEP 2020 में हमको ये भी बताया गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा को जो पहले लगातार नकारा गया था, जो हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे उपनिषदों में कहा गया है, हमारे पंचतंत्र में कहा गया है। पाणिनि वो केवल गणितज्ञ नहीं है, वो गणित के बड़े विद्वान थे, खगोल शास्त्र के बहुत बड़े विज्ञानी थे, पदार्थ चिंतन के बहुत बड़े विज्ञानी थे और भाषा विज्ञान के वो बहुत बड़े विज्ञानी थे, व्याकरण के बहुत बड़े विज्ञानी थे, भाषा के बहुत बड़े चिंतक थे। मतलब एक आदमी इतने सारे विज्ञानों को अपने साथ रखा है और अभी हमको पाणिनि को दूसरे सिरे से अलग ढंग से भारतीय चिंतन के अनुसार हमको अध्ययन करना होगा और उनको अपने बच्चों को इसमें ट्रेनिंग देनी होगी, उनकी ये तरबियत होगी, जिससे हमारे बच्चे पाणिनि को नए सिरे से पढ़ेंगे, संस्कृत को नए सिरे से पढ़ेंगे, जनजाति भाषाओं को नए सिरे से पढ़ेंगे। देखिए, बैगा जनजाति जो सेंट्रल इंडिया में है, उनकी बैगानी भाषा है। बैगानी भाषा में हर पेड़ पौधे का, हर लता का, हर पौधे के अलग अलग भाग का उसका नाम है, उसका प्रयोग है और उसका उपयोग है। कहाँ ये उपकारी है, कहाँ ये अपकारी है, कहाँ ये अमृत के समान काम करता है, कहाँ ये विष के समान काम करता है। इन सब के लिए बैगानी भाषा में एक अत्यमूल्य शब्द भंडार है। हमको इस पर चिंतन मनन करना होगा, इस पर अध्ययन करना होगा, हमारे बच्चों को इसमें ट्रेनिंग देनी होगी और इन सब भारतीय परंपराओं को, कृषि की भारतीय परंपराओं को, आयुर्वेद के भारतीय परंपराओं को, खान पान के आयुर्वेद परंपराओं को हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में लानी होगी। और एक उदाहरण देना मैं चाहूँगा। पहले भारत में पानी की कभी कमी नहीं थी। पानी होता था, वो स्नान करने वाला पानी अलग, पीने वाला पानी अलग, खाना पकाने वाला पानी नहीं होता था। वो पानी नल में नहीं होता था, वो टंकी में उसको हम संग्रह नहीं करते थे। मतलब जो पानी भारत भर में जो मिलता था वो शुद्ध पानी था, वो पीने योग्य पानी था, वो नहाने योग्य पानी था और जानवरों को और मनुष्य को, स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, बूढ़ों को एक ही तरह का पानी सबके लिए लाभदायक था, सबके लिए सही था। अब इसका विभाजन हो गया है और वो नल में आता है, वो टंकी में हम संग्रह करते हैं, उसका उपयोग हम करते हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग हम करते हैं, जिसके कारण से भारत में, हमारे देश में पानी का अभाव अभी हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ
आदिवासी जो इलाकों में, जनजातीय इलाकों में, गिरजनों के इलाकों में या नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल में, कच्छ, रण कच्छ में, राजस्थान में 300-400 वर्षों से जो पानी बरसता है, रेन वाटर है, उसका हार्वेस्टिंग की अपनी सिस्टम है। इस भारतीय परंपरा को कच्छ, रण कच्छ में जहाँ कभी कभी बरसों पानी नहीं होता, राजस्थान में बरसों पानी नहीं होता, वो पीने के पानी को वो बचा कर रखते हैं और वो बरसों तक उसको रखते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हमको अध्ययन करना होगा। ये जो रेन वाटर हार्वेस्ट भारत की एक एक अमूल्य परंपरा है, एक अमूल्य टेक्नोलॉजी है, इसको हमारे टेक्स्ट बुक में लाना होगा। इतना ही नहीं, हमारे पोखरों के बारे में, हमारे तालाबों के बारे में, हमारे केरे के बारे में, हमारे चरुओं के बारे में, हमारे सरोवरों के बारे में, नदियों के बारे में, झरनों के बारे में बच्चों को हमको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इस तरह बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्रों को प्राइमरी सेक्शन से ही यदि हमारे शिक्षक, यदि हमारे पाठ्य पुस्तकें बताएंगे कि पानी अमूल्य है, पानी पानी जो बरसता है, वरुणदेव हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उसी कृपा के कारण पानी बरसता है और हम पानी को बचा कर रखेंगे, हर बूंद पानी को बचा कर रखेंगे, वो हमको बचाएगा। और ग्राउंड लेवल वाटर जो तब हमको ठीक से मिलेगा जब पानी को हमको देखना होगा कि ये पानी जमीन में अंदर जाएगा, वो बहकर नहीं जाएगा। बहकर जाएगा तो वो नदी के माध्यम से, वो नर्मदा मैया के माध्यम से, गंगा मैया के माध्यम से, गोदावरी मैया के माध्यम से, कावेरी के माध्यम से, तुंगभद्रा के माध्यम से ये समुद्र को जाएगा। लेकिन उस पानी को बचाकर हम अपने घर में टंकियों में रखते हैं और गर्मियों के दिनों में वो हमारे लिए काम आएंगे, क्योंकि बरसात का पानी शुद्ध पानी होता है। ये नॉलेज हमको बच्चों को देना होगा। कैसे ये नॉलेज भारतीय परंपरा की नॉलेज है, ये पुस्तकों की नॉलेज नहीं है। ये लगातार हमारे यहाँ अलिखित परंपरा का भाग होते हुए ये हमारे पास आया है। इसका प्रयोग हमको क्या करना है? मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, आप कोई तेलुगु के प्रोफेसर हैं, कोई उड़िया के प्रोफेसर हैं, कोई मराठी में काम करते हैं। हम सबको, या कोई केमिस्ट्री में काम करते हैं, कोई सोशियोलॉजी में काम करते हैं, कोई बॉटनी में काम करते हैं, हम सबको, क्योंकि अभी NEP 2020 कहती है कि हम सबको ये ज्ञान होना चाहिए, हम पानी पर काम करें, पानी की बचाव पर काम करें, पानी के दोहन को कैसे रोका जाए इस पर हमको रिसर्च करनी होगी। केवल इतना ही नहीं, कैसे हमको बरसात के पानी में पानी को हार्वेस्ट में उसको फसल के रूप में बचा कर रखना होगा। यदि हम 5 बरस लगातार टेक्स्ट बुक के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से, हम जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद स्वच्छ भारत को लेकर हम जैसे पूरा तमाम देश जैसे तैयार हो गया, सेंसिटाइज हो गया, उसी तरह हम पानी को बचाने के लिए अपने अपने आप को हम तैयार करेंगे और अपने बच्चों को तैयार करेंगे, घर में बच्चों को तैयार करेंगे, समाज में बच्चों को बोलेंगे, क्लासरूम में बोलेंगे, प्राइमरी स्कूल में बोलेंगे, हाई स्कूल में बोलेंगे, यूनिवर्सिटी में हम बात करेंगे, हॉस्टल्स में बात करेंगे, घरों में बात करेंगे। ये जन आंदोलन होगा। और देखिए, ये जो हमारी परंपरा है ना, पानी को कम उपयोग करो, ये भारत की एक असीम परंपरा है। हम पानी को बचाएंगे तो नदियों का पानी हमको अभी शहर वासियों को जो सप्लाई होता है, जिसको पंप करने के लिए बिजली का दुरुपयोग होता है, बिजली का उत्पाद के लिए हमको कोयले को जलाकर वातावरण को प्रदूषण हम करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं। और देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, ये सब हम बचा सकते हैं। और हमारे म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन, टाउन म्यूनसिपालिटी के करोड़ों रुपये जो हर महीने खर्च होते हैं हमारे पानी को सप्लाई देने के लिए, वो हमको बचा सकते हैं। हमारी दूसरी एक परंपरा है
सूर्य देव की जो शाख है, सूर्य देव की जो ताकत है, उसको हमको सदुपयोग करना होगा। टेक्नोलॉजी ने हमको एक परंपरा दी है सोलार ऊर्जा शक्ति को पैदा करने की। यदि हम उसका भी प्रयोग करेंगे और टेक्स्ट बुक में इसको लाएंगे, रिसर्च में लाएंगे, मतलब हमको अपना रिसर्च अपने टेक्स्ट बुक्स में समाजोपयोगी बातों को हमको रखनी होगी। वो ये पाठ्यक्रम तैयार करना होगा जिससे बच्चे अपने बढ़ई के कारपेंटर के बारे में जानना शुरू करेंगे, हमारे कुम्हारों के बारे में जानना शुरू करेंगे, हमारे लोहारों के बारे में जानना शुरू करेंगे, अपने खेत खलिहानों के बारे में जानना शुरू करेंगे, अपने चावलों के बारे में, अपने दाल के दलहन के बारे में जानना शुरू करेंगे, और हमारे गायों के बारे में, हमारे भैंस के बारे में, हमारे बैल के बारे में, बकरी के बारे में। और ये इस तरह बच्चों को भारत का परिचय कराना हमारे लिए ज़रूरत है, क्योंकि भारत केवल देश नहीं है, भारतवासी केवल आदमी नहीं है, भारत केवल बिल्डिंग नहीं है, भारत केवल शहर नहीं है, ये गाँवों का देश है। भारत ज्ञान का देश है। यहाँ के लोग सर्टिफिकेट नहीं रखते लेकिन ज्ञान रखते हैं। भारत के लोग हमेशा सहधर्म में, वो करुणा में हमेशा विश्वास करते हैं। जॉइंट फैमिली में, संयुक्त परिवार में हम विश्वास करते हैं। महिलाओं के सम्मान में हम विश्वास करते हैं। गरीबों को दान करने में हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारी ये ज्ञान परंपरा है। रामायण ने हमको ये सिखाया है, महाभारत ने हमको ये सिखाया है, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जय होती है। इसीलिए हमको सत्य का पालन, अहिंसा का पालन करना चाहिए। हर आदमी को रहने के लिए स्थान देना चाहिए। जैसे हमको सुख से रहना है, तो किसी और को भी, बगल वाले को भी, नाइबर को भी, भाई को भी, बहन को भी हमको उनके जीने का हक का सम्मान करना हमारे लिए जरूरी है। ये भारत की अपनी परंपरा है। किसानों की अपनी विशेष परंपरा है कि वो बीज जो आने वाले बरस में उनको जो बीज बोना है, ये हम इस बरस उस बीज को बचाकर रखते हैं। और व्यापारीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के कारण से ये जो ज्ञान परंपरा, भारत की बीज परंपरा है, ये विलुप्त होती जा रही है। लेकिन जनजातियों में, गिरिजनों में बीज परंपरा, इंडिजिनस सीड नॉलेज सिस्टम अभी भी इन लोगों ने बचा कर रखी है। हमको हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से इसको हमको प्रचार प्रसार करना है। हर एक में इस तरह की एक जागृति प्रजा में, लोगों में, बच्चों में, स्त्रियों में, बूढ़ों में, शिक्षितों में लाना है। गांव वालों को ये प्रोत्साहन करना है, किसानों को ये प्रोत्साहन करना है, भैया आपको गोबर, वहाँ जो कृत्रिम गोबर है, रासायनिक गोबर है, उसको नहीं खरीदना है, उसका दुष्परिणाम होता है। दवा फसल को नहीं डालना है। और बीज जो हमारी ट्रेडिशनल बीज व्यवस्था है, सीड व्यवस्था है, इंडिजिनस सीड व्यवस्था है, उसको बचा कर रखना है, क्योंकि इसमें हमारी ज्ञान परंपरा बची हुई है। ये हर चीज़ अंग्रेजों ने, हर चीज़ अन्य देश के लोगों ने व्यापार बना दिया। लेकिन भारत व्यापारों का देश नहीं है, भारत कल्याण का देश है। भारत सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु वाला देश है, जहाँ हम सब सुख सुविधा से एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए रहने वाले हम लोग हैं। गंगा मैया के पानी को हम पानी नहीं मानते, उसको हम जल मानते हैं। जल पवित्र होता है, और नर्मदा मैया के पानी जल होता है। पहले हम जल को कभी बेचते नहीं थे, वो जल व्यापार का कभी मार्ग नहीं था। अन्न भारत में व्यापार का एक उपकरण नहीं था।
अब ग्लोबलाइजेशन के कारण से हम इसमें फंस गए, लेकिन भारतीय शिक्षा नीति 2020 ने हमको एक एक मार्ग खोला है, एक दिशा दिलाई है, एक राह दिलाई है कि हमको भारतीय ज्ञान परंपरा में जाना है। भारत की गांवों में, भारत के गांवों में, देहात में, ग्रामीण इलाके में, पहाड़ी इलाकों में, जनजातियों के बीच में भारत अभी भी समृद्ध परंपरा के साथ बचा हुआ है। हमारे वेदों में हमारी ज्ञान परंपरा है, उपनिषदों में हमारी ज्ञान परंपरा है, हमारे महाकाव्यों में हमारी ज्ञान परंपरा है। हमारी जो ओरल ट्रेडिशन की फोकलोर है उसमें हमारी ज्ञान परंपरा है, उनको हमको डिकोड करना होगा साइंस के, आईसीटी के, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हम उसको संग्रह करेंगे और उसको हम पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों में उनको ट्रेनिंग दे देंगे और बच्चों को कहेंगे हमारे संगीत में शक्ति है, हमारे डांस में, नृत्य में शक्ति है, हमारी कला में शक्ति है, हमारे चित्रकला में शक्ति है, गोंडी कला में शक्ति है, हमारे वाद्य यंत्रों में, हमारे वीणा में एक अद्भुत शक्ति है। ये सॉफ्ट पावर है भारत की। ये स्किल, ये पावर को हमको बच्चों को अपनाना होगा, हमारे बच्चों को सिखाना होगा, जिसके माध्यम से हम आयुर्वेद में, जिसके माध्यम से हम योग में, हम लोगों को, हम स्कूल में, कॉलेजों में योग विभाग हम खोलेंगे, योग शिक्षा देंगे और निरोग रहेंगे। जो सूर्य नमस्कार रोज हम करते हैं, हमको कोई दवा दारू की ज़रूरत नहीं होती, गोली लेने की ज़रूरत नहीं होती, इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये सूर्य नमस्कार अपने आप में एक रामबाण है। ये हमारी ज्ञान परंपरा ने हमको सिखाई है, हम इसको भूल गए हैं। अब इस भुलावे को, इस विस्मृति को दूर करने के लिए NEP 2020 ने हमको फिर दोबारा भारत को टेक्स्ट बुक में, भारत को शिक्षा में, भारत को प्रयोगालय में, लैबोरेटरीज में, रिसर्च में लाने की कोशिश, सफल कोशिश NEP 2020 ने की है। आप लोगों ने की है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। आपने मुझे इसमें बुलाया और कुछ बातें अपनी रखने का मौका मुझे आप लोगों ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर PV कृष्णमूर्ति सर। आपको धन्यवाद इसलिए कि आप जिस तरीके से प्रसारित तौर पे हम लोगों को इस माई NEP 2020 ने इस तरीके से भारतीय जो परंपरागत ज्ञान परंपरा है और उनके साथ किस तरीके से जो हम लोग का ट्रेडिशनल सर्टिफिकेट है, उन दोनों को एकत्रित करने का काम किया है माई NEP ने। और आपने जिस तरीके से एक विषय रखा है कि किस तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा हम लोगों को ना तो सर्टिफिकेट बेस्ड शिक्षा देता है, बल्कि ये हम लोगों को जीने का, इस तरीके से आदमी अच्छे से कुशल तरीके से जी सकते हैं विदाउट एनी कॉस्मेटिक मेडिसिन। इसके ऊपर आपने आलोकपात किया। आपने ये बोला है कि किस तरीके से जनजाति प्रकृति के साथ संबंध बना के, उनके गोदों में खिल के, उनके साथ रह के शिक्षा लेते हैं और उनके साथ रहने के लिए उन्होंने किस तरीके से प्रकृति का ही चीजें इस्तेमाल करके सालों भर किस तरीके से उन्होंने बहुत कुशल तरीके से जी रहा है। आपने इस संदर्भ में भी आलोक प्रकाश किया है कि आयुर्वेद शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। किस तरीके से पाणिनि ने किस तरीके से खगोल शास्त्र, भाषा विज्ञान, भौतिक विज्ञान में जो अपना पारदर्शी दिखाए थे, वो कितना जरूरी है ये हम लोग जैसे नया प्रजन्म के बारे जानना। आपने इसमें भी प्रकाश डाला है कि जो जनजाति भाषा है, उनका जो ट्रेडिशन है, उनका जो संस्कृति है, ये कितना ज्यादा नेचर सेंट्रिक है
कितना ज़्यादा ये नेचुरल है, और इसके साथ साथ इस नॉलेज को हम लोग किस तरीके से यूज करके हम लोग और अच्छा समझ बना सकते हैं। आपने लगभग शिक्षा का हर पहलू में भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीयता और भारतीय का जो परंपरागत ट्रेडिशन है उन पे आलोकपात किया है। आपने योग शास्त्र के बारे में आलोकपात किया है, आपने सूर्य नमस्कार के बारे में आलोकपात किया है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ज्ञान ओनली सर्टिफिकेट होल्डर के लिए नहीं होता है, ज्ञान होता है उन सभी माओं के लिए जिनको पता होता है कि उनके बेटे के जब बुखार आते हैं तो कौन सी पत्ती से या कौन सी जड़ी बूटी से उनका कोई इलाज हो सकता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को तो स्वतंत्रता मिल गया था 1947 में, बट हम लोग शिक्षा में स्वतंत्रता मिलेगा हम लोगों का इस NEP 2020 के लागू करने के साथ, क्योंकि इसके साथ हम लोग भारतीयता का परंपरागत ज्ञान और इतने सदियों का जो समाज व्यवस्था है उनके साथ एक शिक्षा व्यवस्था का सटीक संयोगीकरण। तो आप इन सारे बातों के साथ अपने भारतीय परंपरागत ज्ञान का कितना महत्वपूर्ण है, नया हम लोगों का जो नया सिलेबस बनने वाला है NEP 2020 के थ्रू उन्होंने इस सब में आप आलोकपात किया है। आपका माई NEP विद्या भारती के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विस्तृत तौर पे आपने आलोकपात किया, और इसके साथ ही मैं टुमारो यानी कि आगामी काल का जो प्रोग्राम है हम लोगों का उसके घोषणा भी करना चाहता हूँ। आगामी काल हम लोगों का 5 बजे से श्री आनंद कुमार सुपर 50 का एक लाइव इंटरेक्शन सेशन है। उनके बाद 6 बजे से हम लोगों का एक फेसबुक प्रोग्राम भी है डॉक्टर श्रीधर श्रीवास्तव का, जिन्होंने जॉइंट डायरेक्टर NCERT है, उनका अभी पद है, और उन्होंने 6 बजे से फेसबुक लाइव में आने वाले हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। इस प्रोग्राम में इस लाइव सेशन में उपस्थित होने के लिए, और खास तौर पे प्रोफेसर TV कट्टामणि जी को और एक बार विद्या भारती और माई NEP के टीम से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।